हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स ये एक एक्सटर्नल अनबैलेंस होता है इफोर्ट, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाता है। A force is an effort that changes the state of an object at rest or at motion. It can change an object direction and velocity. Force can also change the shape of an object. मतलब कि फोर्स जो है ये एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स होता है। एक्सटर्नल होता है ये, यानी कि कोई भी वस्तु के ऊपर से जो हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के उसके रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए या उसके शेप साइज ये सब चीज़ को चेंज करने के लिए हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तब उसे फोर्स करते हैं। यानी कि हम फोर्स को हम ये सिंपल भाषा में यह भी कह सकते हैं कि फोर्स जो है ये एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स होता है, यानी कि ये एक इफोर्ट होता है, एक्सटर्नल इफोर्ट होता है। ठीक है, तो होप आप समझ गए होंगे फोर्स के बारे में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मतलब कि सपोज कीजिए दो पर्सन खड़ा है, एक ये है पर्सन और ये यहाँ एक पर्सन, ये हो गया ए पर्सन और ये हुआ बी पर्सन। एक रोप है यानी एक रस्सी है, ठीक। ये जो है ए पर्सन ये अपना ओर खींच रहा है, ठीक, और ये जो है बी पर्सन ये अपनी ओर खींच रहा है, ठीक ना। सपोज कीजिए ये 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई किया और ये भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, यानी ये जो रस्सी है ये इधर भी नहीं और इधर भी नहीं हो रहा है, तो ये हमारा बैलेंस फोर्स हो गया, ठीक है। और उस यही कंडीशन में अगर हम देखते हैं, फिर सपोज कीजिए ये एक व्यक्ति है और ये है, ये रोप है, ठीक। ये रोप है और ये व्यक्ति ए है और ये बी है। ये ए जो है वो 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये बी व्यक्ति जो है ये 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स हो रहा है। क्यों? ये जो रस्सी है ये 10 न्यूटन जिधर फोर्स लग रहा है उधर की ओर मूव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहा है इसके कारण। क्योंकि ये 5 न्यूटन ही ए व्यक्ति जो है ये ए व्यक्ति 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है और बी व्यक्ति जो है वो 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसके कारण ये अनबैलेंस फोर्स हुआ। कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। होप यू आप क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक बार हम डिफिनेशन इसका देख लेते हैं। व्हेन बैलेंस फोर्स आर अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो नेट इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज अ चेंज इन मोशन। जो हम बोले वही है, यानी कि फोर्स जो है जब बैलेंस होगा वो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा पाएगा। सपोज कीजिए जैसे कि ये ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कम से कम हमें चाहिए 5 न्यूटन का फोर्स और हम 5 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पर, तो ये कभी नहीं मूव करेगा, ठीक है। उसी कंडीशन में अगर ये ऑब्जेक्ट है इसको मूव करने के लिए 5 न्यूटन के फोर्स चाहिए, रिक्वायर्ड है। और अगर हम इसको 6 न्यूटन भी अगर फोर्स हम इस पर अप्लाई करते हैं तो ये मूव करने लगेगा। तो यही हमारा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा या रेस्ट में रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि ये जो है डायरेक्टली ये मास पर निर्भर करता है। यानी कि इसका कहने का अर्थ है अ बॉडी कंटिन्यू to be in the state of rest or uniform motion in a straight line unless acted upon by an external unbalanced force। मतलब कि ये जो है कभी तभी ये मूव करेगा, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कह रहा है यह कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। तब तक वो मोशन में रहेगा जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो नहीं रुकेगा। चलिए अब हम इनर्शिया के बारे में देख लेते हैं। इनर्शिया, चलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट के टाइप देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब ये एक ऐसा टेंडेंसी है जो स्टेट में अगर रहना चाह रहा है तो वो स्टेट में ही रहेगा। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये सब हम चलिए एक बार जीआईएफ इमेज से हम देख लेते हैं पहले, ठीक है।
जैसे कि देखिए यहाँ आप देख रहे हैं एक जिराफ को, ये एक मोशन में, ठीक है, और मोशन में जाके एक स्टॉप में यानी कि एक रेस्ट में चल जाता है। तो इसका जो शरीर है वो डायरेक्ट आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुकता है? क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये जो जिराफ है ये जा रहा है, ये डायरेक्ट इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये झुक जा रहा है। इसके कारण ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्ट मोशन के कारण ये इसका जो बॉडी है ये मोशन में, पहले ये इसका बॉडी तो है ये पहले मोशन में, उसके बाद एक जो बस यहाँ रुका तो ये इसका जो नीचे के हिस्सा है ये हिस्सा इसका आ गया रेस्ट में, और इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तो एकदम मोशन में है। तो इसी के कारण ये इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण इसका जो शरीर है वो नीचे की ओर झुक जाता है। ठीक है, चलिए हम दूसरा इमेज देख लेते हैं। चलिए आप ये देख लीजिए, एक बॉस है, इसके पीछे एक बैलून टांगा हुआ है। ठीक, इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बैलून है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में? तो ये है जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, क्योंकि इसका जो पहले है ये एक रेस्ट में है। ठीक, और रेस्ट में होने के कारण ये पूरा इसका बॉडी जो है रेस्ट में, एकाएक ये मोशन में आया गया। तो ये इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये तो एकदम मोशन में आ गया, और ऊपर का जो ये हिस्सा है ये तो इसका मोशन रेस्ट में है। इसी के कारण ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण इसका जो बॉडी है ये रेस्ट में रहना चाह रहा था। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट इमेज देख लेते हैं। चलिए आप देख लेते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये जो है जैसा कि आप देख रहे होंगे, बस तो एक बार आई, ठीक है, जो जब वो आई तो इस रूट से निकली। ठीक है, इस रूट से उसके निकलने के बाद उसे जब ये क्रॉस कर रहा है तो इसका जो बॉडी है ये मूव किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, उस डायरेक्शन में मूव करने के समय उसका जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में उसका जो शरीर है निकल आया। क्यों निकल आया? क्योंकि वो जो शरीर है वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, जैसे कि देख रहे हैं आप, ये जो है इस डायरेक्शन में झुक रहे हैं। ठीक है, इसी के कारण। चलिए अब हम देख लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाई अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स इज डायरेक्टली ये कह रहा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमें कह रहा है। तो चलिए इसको हम प्रूव कर लेते हैं एक बार। चलिए अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये प्रूव करना है। सपोज कीजिए इनिशियल मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल मोमेंटम उसका है mu, और उसका फाइनल मोमेंटम उसका mv है। ठीक है, अब फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन होता है। ये फॉर्मूला आप जानते ही होंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम यानी कि ये जो हम लिखे इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम mv माइनस mu, ओके, बाय टाइम। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, f इज प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले सकते हैं v माइनस u बाई टी। एक चीज़ आप नोट किए होंगे, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसको हम a लिख सकते हैं, यानी कि f प्रोपोर्शनल टू m
ए, ये लिख सकते हैं। अब इसको प्रोपोर्शनल को हमें हटाने के लिए फोर्स इज इक्वल टू के एम ए, जहाँ पर के होता है के इज अ कांस्टेंट, तो हम प्रूव कर लिए कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट दैट every action has an equal and opposite reaction. Action and reaction forces are equal, opposite and acting on different bodies. थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कह रहा है एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, मतलब एक्शन यानी किसी भी बॉल, सपोज कीजिए एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, ठीक, वो बॉल को हम इस डायरेक्शन में थ्रो किए, ठीक है, और यहाँ एक दीवार है, जब इसमें जो वो बॉल लगेगा तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर बैकवर्ड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर थ्रो कीजिएगा तो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में वो भागेगा। सब ये इस डायरेक्शन में गया तो इसका अपोजिट डायरेक्शन इसमें, अगर हम इस डायरेक्शन से अगर बॉल फेंक रहे हैं तो इस डायरेक्शन में फिर वो मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करता है। चलिए इसको हम एक इमेज में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये कार है, ये एक मोशन में, ठीक है, और ये मोशन में होने के बाद ये यहाँ पर जाके एक टकरा जाता है ये दीवार से। टकराने के बाद जो ये ड्राइवर है वो आगे की ओर फेंकाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसमें टक्कर मारा, ठीक, यानी कि ये एक्शन हो गया हमारा, ये एक्शन हो गया, और उसका रिएक्शन है ये फेंका गया बेचारा, ये आगे की ओर फेंका गया, यानी कि हमारा रिएक्शन हो गया। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। चलिए इसको हम एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के से देख लेते हैं, ठीक है।